नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हाथरस बलात्कार का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसके तहत मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग की गई है। याचिका में जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज से कराने की मांग भी की गई है। याचिका में कहा गया है कि यूपी में मामले की जाँच और ट्रायल निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। हाथरस की बलात्कार पीड़िता का अंतिम संस्कार पुलिस ने बिना घरवालों की मौजूदगी में कर दिया। इस दौरान घरवाले पुलिस से कहते रहे कि वो शव को एक बार घर ले जाकर रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार कर देंगे, लेकिन पुलिस ने जबरन चिता में आग लगा दी। पीड़िता के भाई संदीप ने कहा कि मां अपनी बेटी का शव देखना चाहती थी और वह पुलिस से गिड़गिड़ाती रही, पर पुलिस ने मुंह तक नहीं देखने दिया। मां आंचल फैलाकर भीख मांगती रही, पर पुलिस ने संवेदनहीनता की हदें पार कर दी। वहीं एक बार फिर पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि परिवार की सहमति के बिना पीड़िता का अंतिम संस्कार किए जाने के आरोप झूठ हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता के पिता और भाई ने रात में उसका अंतिम संस्कार करने के लिए सहमति दी थी। अंतिम संस्कार के दौरान पीड़िता के परिजन भी मौजूद थे। हाथरस बलात्कार मामले में देश भर में गुस्सा है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने वीडियो लिंक के माध्यम से पीड़िता के परिवार से बात की है। इससे पहले लोगों के गुस्से को देखते हुए सीएम योगी ने 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी भी गठित की है। बता दें, लोगों में बलात्कार और बलात्कार पीड़िता का पुलिस द्वारा जबरन किए गए अंतिम संस्कार को लेकर भारी गुस्सा है। हाथरस में बलात्कार की घटना को लेकर अब शिवसेना ने मीडिया और कंगना रनौत के समर्थन में कैंपेन चलाने वाले लोगों को निशाने पर लिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अब वो लोग कहां हैं जो एक अभिनेता के बंगले के एक हिस्से को ढहाए जाने के बाद न्याय के लिए कैंपेन चला रहे थे और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे थे। क्या न्याय केवल सेलिब्रिटी और अभिनेताओं के लिए ही मांगा जाएगा? राउत ने कहा कि रामदास अठावले ने एक अभिनेत्री के लिए न्याय मांगा था, लेकिन हाथरस की बेटी के लिए नहीं, जिसके परिवार से अंतिम संस्कार करने का हक तक छीन लिया गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल बाद फैसला सुना दिया है। अदालत ने सभी 32 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। लखनऊ की विशेष अदालत ने कहा कि अभियोजन आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे पाया। इसके साथ ही न्यायाधीश ने कहा कि ये विध्वंस सुनियोजित नहीं था। बचाव पक्ष की ये दलील मानी गई कि ये लोग भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सीबीआई की विशेष अदालत के जज एस.के. यादव ने ये फैसला सुनाया। सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद या संघ परिवार का ढांचा गिराने में कोई योगदान नहीं था और कुछ अराजक तत्वों ने मस्जिद को गिरा दिया। अदालत ने कहा कि ये लोग साजिश में शामिल नहीं थे और उल्टे उग्र भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सीबीआई की विशेष अदालत के जज यादव ने कहा कि 12 बजे तक सब सामान्य था, फिर अचानक पीछे की तरफ से मस्जिद पर हमला हुआ जो ढांचा गिरा, वो कुछ अराजक तत्वों, शरारती तत्वों के द्वारा गिराया गया। अदालत ने यह भी कहा कि फोटो से कोई आरोपी नहीं हो जाता है। बाबरी मस्जिद विध्वंस पर आए फैसले को लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैर कानूनी अपराध था, पर विशेष अदालत ने सब दोषियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत का निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भी प्रतिकूल है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आए फैसले को न्याय का मजाक बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ये न्याय का मजाक है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस का आपराधिक अभियोग जिन लोगों पर था वे सब बरी हो गए। क्या एक मस्जिद खुद गिर गई? उस समय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने इसे कानून का भयावह उल्लंघन बताया था। अब ये फैसला शर्मनाक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील जफर याब जिलानी ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि उसने साक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया और सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि वहां आईपीएस पुलिस अधिकारी, दूसरे सरकारी अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। उनकी गवाहियों का क्या हुआ? अदालत को बताना चाहिए था कि क्या वो झूठ कह रहे थे। जिलानी ने कहा कि अब इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दिया जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि पर सिविल वाद को मथुरा सिविल कोर्ट ने खारिज किया है। अदालत ने माना है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिका में मंदिर के पास बनी ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। बता दें कि रामलला विराजमान के बाद अब श्री कृष्ण विराजमान की ओर से भी मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया है। इसमें 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा गया है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई।
महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने कृषि कानून लागू करने के अगस्त के आदेश को वापस ले लिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के दबाव में ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार हाल में संसद से पारित हुए विवादित कृषि कानूनों को लेकर दुविधा में थी। हालांकि अब देश भर में किसानों के गुस्से और विरोध के बाद ये साफ हो गया था ये फैसला लिया जाएगा। भारत ने बुधवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से भी अधिक है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने सफल परीक्षण के लिए वैज्ञानिकों की टीम को बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता को बल देगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने सीरो सर्वेक्षण के दूसरे नतीजों की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार अगस्त के दूसरे सप्ताह के आखिर तक हो सकता है कि भारत की 7% वयस्क आबादी कोरोना वायरस के संपर्क में आ चुकी हो। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार अगर बढ़ी हुई आबादी को नजर में रखें तो देश में करीब 8.8 करोड़ से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके होंगे। पहले सीरो सर्वे के मुकाबले ये आंकड़े में 10 गुना अधिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपीएससी सिविल सेवा की प्री परीक्षाओं को टालने से इनकार कर दिया है। ये परीक्षा 4 अक्टूबर को होनी है, जिसे कोरोना महामारी और देश के कई हिस्सों में बाढ़ की वजह से स्थगित करने की अपील की गई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जस्टिस AM खानविलकर, BR गवई और कृष्ण मुरारी की पीठ ने केंद्र से कहा कि वो उन छात्रों को एक और मौका देने पर विचार करें जो महामारी की वजह से परीक्षा के लिए अपने लास्ट अटेम्प्ट में नहीं जा पाए थे। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 62,29,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 97,541 हो गई है। इसके अलावा देश में 51,87,000 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल एक्टिव मामले 9,44,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 37 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,08,000 से ज़्यादा हो गई है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2 करोड़ 51 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 71,91,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,06,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 47,77,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,42,000 के पार हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।